नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुमार विश्वास से। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, कवि और अगर देखा जाए तो आम आदमी के दिल में अपनी जगह बना चुके कुमार विश्वास लगातार किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहते हैं। ऐसा माना जा रहा था कि बिग बॉस में वो अपने आप को पेश करना चाहते हैं। बिग बॉस के जरिए वो लोगों के दिलों तक पहुंचना चाहते हैं, या फिर यूं कहा जाए कि दरअसल ये खबरें भी बिग बॉस को सुर्खियों में लाने के लिए है। बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कुमार विश्वास। कुमार, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या बिग बॉस में 21 करोड़ रुपए लेकर आप जाने की बात कर रहे थे? ये क्या अफवाह है भाई आपके बारे में? नहीं अजय जी, ऐसा कुछ नहीं है। पिछले 2-3 वर्षों से बिग बॉस का बुलावा मुझे मिलता था जी। हालांकि बिग बॉस जो सीजनल सेलिब्रिटीज है उनके लिए होता है, लेकिन हो सकता है उनको इस लोकप्रियता से कुछ व्यावसायिक हित उनको दिखता हो। हर बार मैं उसे मना करता था, इसलिए स्वीकार करता था कि उस पूरे प्रोग्राम का फॉर्मेट, वहां के लोगों का जो जिस तरह के लोग होते हैं, जिन जिन बातों पर वो लड़ते हैं, जो उनकी व्यक्तिगत असुविधाएं होती हैं, वो मेरे को सूट नहीं करती हैं। मुझ जैसे आदमी को, जो कविता का व्यक्ति है, जो कवि सम्मेलन करता है, सोलो परफॉर्मेंसेस करता है IITs में, IIM में, दुनिया में, उसको ये सूट नहीं करता है कि मैं वहां जाकर उस कमरे में बंद हो जाऊं कुछ करोड़ रुपए के लिए। इस बार वो आग्रह ज्यादा सघन था। मैंने उनके आग्रह को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हुए ये कहा कि मेरे लिए फॉर्मेट सूटेबल नहीं है, लेकिन अगर मेरे अंदर बंद रहने से कोई बड़ा कॉज एड्रेस होता हो तो वो आप कर दीजिए, और उसमें जो करोड़ रुपए आप मुझे देने के लिए कह रहे हैं वो मैं सबसे पहले जो वार विडोज का फंड है उसमें देना चाहता हूं, और आप इसमें एक मैचिंग ग्रांट मिलाइए और इसे 21 करोड़ कर दीजिए। अजय जी, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान पूरी दुनिया में सबसे बड़ा देश है जहां सबसे ज्यादा शहीदों की विधवाएं रहती हैं, सैनिकों की। शॉल और साड़ी आते रहते हैं पाकिस्तान के बॉर्डर से, लेकिन कफन में आने वाले बेटों के शव बंद नहीं होते। और हम उस समय तो बड़ी खबरें करते हैं, बड़ा देखते हैं कि गांव में देशभक्ति का माहौल हो गया, पिता ने कहा मेरे 4 बेटे और होते तो मैं कुर्बान कर देता। लेकिन उसके 10 साल बाद, 15 साल बाद, वो महिला जिसने अपना सुहाग हमारे ऊपर कुर्बान किया सियाचिन में, वो बेटी जिसने जैसलमेर के मरुस्थल में अपने पिता को खोया, हमारे लिए तो अच्छा, किस स्थिति में हमें पता नहीं होता। बिल्कुल, आपका ख्याल तो बड़ा अच्छा था कि भाई ठीक है, वॉर विडो फंड में आप उस पैसे को डाल दीजिए, लेकिन पैसे का आग्रह क्यों? और उससे भी बड़ी बात, बिग बॉस में जाना क्या आपकी राजनीति के आधार पर सही है? क्योंकि आप जिस तरह की राजनीति करते हैं वहां पर बिग बॉस की जगह नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि मुझे अगर कोई कविता का कार्यक्रम ऑफर किया जाए तो मैं करूंगा, अगर मुझे कोई और शो किया जाए तो वो भी मैं करने के लिए तैयार हूं। टेलीविजन चैनल से बातचीत में रहता हूं भी, अभी बातचीत, कई प्रोग्रामों के ऑफर भी हैं। लेकिन मेरा, अगर उनका इतना कहना है 3 वर्ष 4 वर्ष हो गए हैं, तो वो भी एक बड़ा शो है, उसको बहुत सारे लोग देखते हैं। आप उसको कितना भी अस्वीकार करिए, उसकी TRP एक भारत में है, बहुत सारे दर्शक उसे देखते हैं। अगर उनको लगता है कि मुझे वहां जाना ही चाहिए, उनका ऐसा आग्रह है, तो मेरी ओर से उन्हें अस्वीकार करने का कोई रीजन होना चाहिए। और मेरा रीजन यह है कि वो मुझे फॉर्मेट पसंद नहीं है। लेकिन इसके बाद भी अगर शहीदों के घर पर प्रणाम की मुद्रा में, कृतज्ञता की मुद्रा में मुझ जैसे छोटे आदमी के कारण कुछ पैसा, कुछ चीजें पहुंचती हैं, घर बनने की छत पहुंचती है, तो उसके लिए तो मैं किसी के भी जूते साफ करने के लिए तैयार हूं। कॉज बहुत बड़ा है, नुकसान होगा, प्रतिष्ठा का हो सकता है, व्यक्तिगत छवि का हो सकता है, 2-3 महीने बंद रहूंगा तो व्यक्तिगत नुकसान भी हो सकता है, व्यावसायिक नुकसान भी होगा। लेकिन मुझे लगता है मैं जीवन भर में तो कर नहीं पाऊंगा ये काम। अगर ये बड़ा संस्थान है, बड़ा पैसा है, 500-700 करोड़ का। नहीं, मैंने सिर्फ सोची कि 21 करोड़, पंडित आदमी हूं, हिंदू आदमी हूं, 11, 21, 31, 51 की हमारी परंपरा रही है। मुझे लगा जो आप मुझे दे रहे हैं 5, 7, 8 जो भी देंगे वो मुझे मत दीजिए, मैं अपने सबसे पहले सीधे दे रहा हूं, और बचे हुए आप भी अपने दे दीजिए। अगर 21 करोड़ रुपया जाएगा, उससे होना कुछ नहीं। 21 करोड़ से बड़ा समुद्र चाहिए, पूरे देश को लगना पड़ेगा इस काम के लिए। सरहदों पर बांसुरियां बजें, सरहदों पर तनाव ना हो, इसके लिए व्यक्तिगत रूप से शासकों को भी जिम्मेदार होना पड़ेगा। लेकिन अगर ये शव आ रहे हैं तो उन परिवारों तक अगर कुछ राशि पहुंच जाएगी, बहुत बड़ी राशि नहीं है 21 करोड़, 500-700 करोड़ का शो आप करते हैं, बड़ी सेलिब्रिटी को होस्ट करने के लिए 100-150 करोड़ रुपया देते हैं, तो अगर इस कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी अगर आप 21 करोड़ में 10, 12, 15 करोड़ अपनी ओर से मिला देंगे और बाकी मेरा पैसा दे देंगे, तो मुझे लगता है कुछ बात पहुंचेगी। कुमार भाई, इसमें बात ये निकल कर आई कि सलमान खान को भी शायद इतने पैसे नहीं दिए जाते हैं, तो आपकी रकम जो है वो बड़ी ज्यादा मानी गई और उन्होंने अस्वीकार कर दिया। कुछ इस तरह की बातें हैं क्या? नहीं, देखिए, मुझे तो जो पता है, जो मुझे, आपको भी पता होगा और बाकी जो लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, उनको पता है कि ऐसा नहीं है। ये सैकड़ों करोड़ के शो होते हैं और होस्ट को तो बहुत बहुत दिया जाता है। जब आप देखते हैं, जब छपता है, इसके बारे में छपता है, तो फला इतने 100 करोड़ में हुए, वो 150 करोड़ में होस्ट के लिए तैयार हुए, सब बातें छपती हैं। 21 करोड़ बहुत कम था, और अगर ऐसा है तो वो मुझे बता दें कि वो कितना दे सकते हैं। अगर वो कहते जी हम तो कुछ नहीं दे सकते हैं, तो मैं कहूंगा भाई मेरा ही सारा ही दे दो, जितना मुझे देने के लिए कह रहे थे वही सारा दे दो, चलो। अगर मान लीजिए वो जो 5-7 करोड़ बात आई नहीं जी, अगर मान लीजिए वो जो 5-7 करोड़ आपको देने की बात हो रही थी, अगर वही वॉर विडो फंड में डालने को वो तैयार है, तो क्या आप वहां जाना पसंद करेंगे?
बिल्कुल मैं चला जाऊंगा। मैं अजय जी बार बार कह रहा हूं, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब वहां पॉलिटिकल पार्टीज के सिटिंग एमपी अंदर चले गए बाथरूम साफ करने के लिए और चाय और कॉफी पे लड़ने के लिए, अपने पूरे संसदीय क्षेत्र को अनाथ छोड़ के निकल लिए। मेरे ऊपर तो ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं तो एंटरटेनमेंट का आदमी हूं बाकायदा। इससे पहले कविताएं पढ़ता रहा हूं, पूरी दुनिया में पढ़ता रहा हूं, अभी भी शो करके आया हूं, लेकिन मुझे लगा है कि मुझे उसमें नहीं जाना चाहिए, मेरे लिए नहीं बना वो शो। लेकिन अगर उनका आग्रह है, उन्होंने निमंत्रित किया है, वो शर्तें निगोशिएट कर रहे हैं मेरे स्टाफ से, तो मैंने उनको कहा बता दीजिए इनको। अभी आप कहां खड़े हैं कुमार विश्वास जी? अभी आप कहां खड़े हैं? बिग बॉस में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये बताइए। नहीं देखिए, मैंने तो अपनी सामान्य बात अजय जी उनको बताई, मैं उन्हें कौन डिक्टेट करने वाला होता हूं। वो देश का एक बड़ा कार्यक्रम है, बड़े लोग उसे देखते हैं, मैं कवि हूं, उसकी थोड़ी लोकप्रियता है, युवाओं में थोड़ी मान्यता है, तो कम से कम मुझे ये तो ध्यान रखना पड़ेगा ना कि जिस कारण से मैं माना जाता हूं, ये विश्वास किया जाता है ना कि आम आदमी पार्टी में भी आदमी सच बोल देगा, ये सीधा बोल देगा, ये कह देगा कि प्रधानमंत्री की यात्रा बहुत अच्छी है और इसके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं, या योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट बहुत गलत है, ये भारत को तोड़ने वाला है। तो जो सच सुनने की आदत लोगों को मुझसे हुई है, मैं कम से कम उसकी लज्जा की रक्षा करूं। और मैंने उनसे कहा कि मेरे लिए बिल्कुल रुचिकर नहीं है वो स्टैंड, वहां जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो भी मेरे लिए रुचिकर नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपका मन है कि मुझे बुलाया जाए तो एक छोटा सा कॉज मैं एड्रेस करना चाहता हूं। मैं अपने पैसे दे रहा हूं, आप भी थोड़ा पैसे मिला दीजिए, टैक्स फ्री पैसा है, टैक्स भी नहीं लगेगा, चैनल को दे दीजिएगा। तो जाने के लिए आप एक तरह से तैयार, लेकिन एक बात बताइए, बड़ा विरोधाभास टाइप का लग रहा है। एक तरफ तो आपकी तरफ से बयान आया जिसमें मनोज तिवारी वाली बात सामने आई, मुख्यमंत्री का पद आपको ऑफर किया गया, कहा गया कि आप अपने साथ लोगों को जोड़ लीजिए, राजनीति की इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। दूसरी तरफ बिग बॉस, बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। कुमार भाई कहां हैं आप? मैंने तो किया नहीं अजय जी, ये 3 महीने पहले की बात थी, एक अखबार ने छापा, उन्होंने मुझसे पूछा कि रात को 11 बजे कुछ लोग आए थे जो 3 बजे गए थे, महत्वपूर्ण लोग हैं, क्या ये सच है? मैंने कहा हाँ सच है। आपको ये ऑफर हुआ था, क्या ये सच है? हाँ ये सच है। वरना मैंने तो मैत्री के सद्भाव में ना किसी का नाम लिया, आप ही कोई नाम ले रहे हैं, मैं तो आज तक भी कोई नाम नहीं ले रहा। नहीं, अच्छा ये बताइए, चलिए देखिए, मैं आपसे जो साफ गोई कुमार विश्वास और अजय कुमार की बातचीत में होती है, आज वही होनी चाहिए। क्या मनोज तिवारी पहुंचे थे आपके यहाँ बातचीत करने के लिए? आप लोग मित्र हैं, ये तो मैं जानता हूं। देखिए अजय जी, मित्र तो मेरे बहुत सारे हैं। मेरा जब गला खराब हुआ, डॉक्टर हर्षवर्धन जी मुझे दवा देते रहे, मेरे डॉक्टर रहे वो, मैं उन्हें फोन पे प्रिस्क्रिप्शन लेता रहा हूँ, डॉक्टर साहब गला खराब है, प्रोग्राम करने क्या करूं, मैं उनके चैम्बर जाता रहा हूं। मैं हमारे जो दूसरे सांसद हैं, उनके पिता साहब सिंह वर्मा मेरे बहुत आदरणीय रहे, कवि सम्मेलन में बुलाते रहे। तो ये तो पिछले 15, 20, 30 साल में कवि सम्मेलन में जाने में, सामाजिक सरोकारों में जाने में जो 15 साल में कमाया है, उसके संबंध है, इसलिए किसी का भी नाम लेना गलत है। बहुत सारे दोस्त हैं, उनमें से एक दोस्त कुछ भाजपा के बड़े नेताओं के साथ आए थे, मुझे लगा शुभकामनाएं लेने आए होंगे, जीते हैं, या मैं हारा हूं तो मुझे सांत्वना देने आए होंगे कि 4 महीने बड़ी मेहनत की भैया, फिर भी आप हार गए और राष्ट्रीय भोज श्री राहुल गांधी जीत गए। लेकिन उसके बाद बातचीत शुरू हुई तो बात में ये 2-3 प्रस्ताव निकले। चूंकि उस मंजिल पे जाना नहीं था तो उसका मार्ग मैंने पूछा नहीं, मैंने जानना नहीं चाहा, उन्होंने मुझे बताया कि यहां से भेजा गया है। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि प्रस्ताव क्या निकले, क्योंकि देखिए आरोप बहुत सारे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से लगातार उसका खंडन भी करती चली आ रही है, लेकिन कुमार विश्वास को एक ऑफर देना कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है। नहीं देखिए, उनको ऐसा लगता है, हर आदमी को लगता है अजय जी, मुझे लगता है मैं जिस संगठन में काम करता हूं वो एक राजनीतिक आंदोलन है, जब तक वो आंदोलन है तब तक मैं साथ हूं। अगर वो भी पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव करेगा तो मैं उससे अलग भी हो जाऊंगा, और जब ऐसी बातें होती हैं तो मैं उसका विरोध भी करता हूं, वहां अंदर खड़े रह के भी करता हूं और बाहर रह के भी करता हूं। आप सबने देखा, चाहे ट्वीट करता हूं, चाहे लिख देता हूं, चाहे बोल देता हूं सामने आके, जो सच है वो बोला जाएगा। इसमें मैं कैसे मान लूं कि भारतीय जनता पार्टी इस समय अगर केंद्र में है तो वो सरकार भाजपा की नहीं है, वो सरकार भारत की है। प्रधानमंत्री बीजेपी के नहीं है, प्रधानमंत्री मेरे हैं, मैंने वोट दिया नहीं दिया, और 125 करोड़ के प्रधानमंत्री वो हैं। अगर अच्छा करेंगे तो प्रशंसा करूंगा, अगर खराब करेंगे तो भी उनकी निंदा करूंगा कि आप गलत कर रहे हैं। तो मैं झूठ बोलता नहीं, इसलिए मेरे ऊपर पास ये प्रस्ताव आया था, उन्होंने मुझे कहा था, उस रास्ते मुझे जाना नहीं था, इसलिए मैंने मना कर दिया, क्योंकि मेरी मंजिल है ही नहीं मुख्यमंत्री बनना या वो करना। अमेठी जाने का भी कारण यही था कि मैं कहना चाहता था कि श्रीमान जी, आप देश के राष्ट्रीय बोझ हैं, आपके खिलाफ कोई खड़ा नहीं होता, भाजपा कैंडिडेट नहीं खड़ा करती, मैं कुमार विश्वास हूं, मैं 4 महीने वहां रहूंगा, और मैंने एनर्जी लगाई, बाकी वहां की जनता का निर्णय है। अच्छा ये बताइए कुमार जी कि क्या इस बारे में जैसे ही ये प्रस्ताव आपके पास आया, आपने क्या आम आदमी पार्टी में किसी से भी बात की? अरविंद केजरीवाल और आप बड़े अच्छे, मैंने सबको बता दिया जी, मैंने सबको बता दिया था जी। अगले दिन मैंने सबको जाके बता दिया था कि मेरे पास ये प्रस्ताव आया है और ये बात हुई है। उनमें से कुछ साथियों ने यह भी कहा था कि आपको ये बात प्रेस में कहनी चाहिए बाहर जाकर। मैंने कहा नहीं, मैं मित्रों की, भाई कोई मित्र आपके घर पर आया है, खाना खा रहा है, और मैं तो अजय जी इसका शिकार हो चुका हूं ना, आपको पता है, इसी सद्भाव और मैत्री के विश्वासघात का शिकार हो चुका हूं। एक पत्रकार नुमा व्यक्ति मेरे घर कई साल से आता था और उसने मेरे एक छोटे से स्टिंग ऑपरेशन को एडिट करके दिखा दिया
जिसमें मैंने ये कहा था कि चेक दो या कैश दो, मुझे तो टैक्स देना ही है, तो मुझे तो टैक्स देना ही, एडिट कर दिया, बाकी चलवा दिया। तो जब मैं शिकार हो चुका हूं तो मैं ऐसा काम क्यों करूंगा? इसलिए मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। अब चूंकि 3 महीने बाद ये बात कहीं से किसी अखबार में आई है, या तो उनके पक्ष से लीक हुई या कहां से लीक हुई, और उसके बाद अखबार ने मुझसे पूछा तो मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा, ये भी बातें आ रही थी कि अरविंद केजरीवाल और आपके कई सारे मित्र जो कि आम आदमी पार्टी में हैं, जरा आपसे मनमुटाव सा चल रहा है, और यह भी कहा गया कि आप दरअसल अरविंद की बातों को मानते ही नहीं हैं, यहां तक कि आप ये मानने को तैयार नहीं है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया के तौर पर अरविंद केजरीवाल हैं, आप अपने आप को बराबरी के तौर पर समझते हैं। स्थिति क्या है ये बताइए। नहीं, देखिए अजय जी, एक आम आदमी पार्टी का आंदोलन है, वो पार्टी तो है नहीं, वो एक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन है, उसी के खिलाफ वो लगातार लड़ रहे हैं सभी साथी। अरविंद उसके राष्ट्रीय संयोजक हैं, इसलिए वो फर्स्ट अमंग इक्वल्स हैं बहुत सारे साथियों में, हर कार्यकर्ता के लिए वो बराबर मामला है। ऐसे में अरविंद से सहमत असहमत होने का मतलब नहीं है, सहमत आपको पूरे प्रोजेक्ट पर होना है कि आंदोलन कैसे चलना चाहिए, आगे कैसे कुमार जी, लेकिन एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी तो पार्टी है ना, देखिए एक पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ा गया है, एक पार्टी के चिन्ह पर आप लोगों ने चुनाव लड़ा है, तो अब ये कैसे आप कह सकते हैं कि आंदोलन है? आंदोलन शायद अपनी जगह होगा, लेकिन है तो पार्टी का एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के हिसाब से मुखिया अरविंद केजरीवाल है। आंदोलन इसलिए है, देखिए अजय जी, आंदोलन इसलिए है कि 100 दिन सरकार के हुए हैं, तो मैं देख रहा हूं हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं कि बिल्कुल खराब है, कूड़ा है, लुट गया, देश में कुछ नहीं हुआ, ये बड़ी अजीब बात है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि स्वर्ण युग आ गया, इससे बढ़िया कभी कुछ हुआ ही नहीं 67-68 साल में, ये भी बड़ी खराब है। अच्छी बात है कि एक सरकार एक्शन में दिखाई दे रही है थोड़ा सा, पिछली बारी तो बहुत ही इनएक्टिव थी, लेकिन खराब बात यह भी है कि इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करना, भारत और जापान को मिलाने की बात तो हो रही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में ही हिंदू मुसलमान को तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो दोनों बातें साथ होनी चाहिए। कुमार जी, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले जरा हम आम आदमी पार्टी की बात कर लें। क्या आप ये नहीं मानते कि आम आदमी पार्टी एक पार्टी है? एक पार्टी है वो, ये तो है ना, एक राजनीतिक दल है। नहीं, पार्टी है जय जी, पार्टी है, लेकिन पार्टी भी एक आंदोलन है। आपको भी पता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस भी एक आंदोलन से निकली है। भारतीय जनता पार्टी भी तुष्टीकरण के, निर्लज्ज तुष्टीकरण के खिलाफ एक विद्रोह था, जिसमें ये पार्टी विद द डिफरेंस लोग लेके आए। अगर हम भी धीमे धीमे ऐसे ही हो गए, पार्टी ही हो गए पॉलिटिकल, तो यही मैं जानना चाहता हूं, क्या आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी आज कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी या इस तरह के अन्य पार्टियों के रास्ते पर चल निकली है? क्योंकि देखिए, शांति भूषण जी ने भी अपनी बात साफ रखी। क्या आप मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल रास्ते से भटक चुके हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मानता। और शांति भूषण जी ने जो भी बात रखी, शांति भूषण जी एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं इस देश के, पार्टी के सदस्य तो वो है नहीं, और किसी भी व्यक्ति को ऐसी टिप्पणी करने का अधिकार है। उनके घर से पार्टी के सदस्य प्रशांत भूषण है, तो प्रशांत भूषण की राय महत्वपूर्ण है, वो नेशनल एग्जीक्यूटिव में है। शांति भूषण जी की राय भी महत्वपूर्ण है, और अरविंद की कैपेबिलिटी पर किसी भी प्रकार की बात उठानी या उसे सुझाव देना, यह सबका स्वीकार है। आप लोग भी उठाते हैं, हम भी उसे स्वीकार करते हैं, और वो कोई महामानव तो है नहीं कि वो एकदम सब कुछ काम कर देगा। वो ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी भी ग्रो करने की कोशिश कर रही है, और मुझे लगता है कि ऐसे समय में जब एक प्रचंड बहुमत के साथ एक पार्टी आई है और कांग्रेस अपना विश्वसनीय चेहरा खो चुकी है। आज कांग्रेस अगर सेकुलरिज्म की बात करती है तो लोग हंसते हैं, उसके ऊपर ठहाका लगाते हैं कि तुम तो रहने ही दो। भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कांग्रेसी बोलते हैं, लोग कहते हैं भैया आप माफ करो, आपको तो हम जानते हैं। ऐसे में एक विपक्ष का बने रहना इस देश में बहुत जरूरी है, ताकि सरकारें अराजक ना हो जाए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आप लोगों से डरती है, वो भी मोहल्ले के क्रिकेट में? मैं कह रहा हूं ना, उनके नेताओं के स्टेटमेंट अजय जी आप ही के चैनल पर आते हैं। रमेश विधुड़ी जी कह रहे हैं मैं मेरे पास 12 विधायकों का संपर्क है दूसरी पार्टियों के, हम सरकार बना सकते हैं। सतीश भारद्वाज जी कहते हैं कि हमने विकल्पों पर विचार नहीं किया, अगर हमें बुलाएंगे एलजी तो हम बात करेंगे। और ये भी सोचने वाली बात है कि देश के सारे जब गवर्नर्स पर, जो पहले गवर्नर्स थे, उनके ऊपर कुपित दृष्टि पड़ी केंद्र सरकार की, तो दिल्ली के जो एलजी उनके ऊपर कृपा दृष्टि क्यों है? तो अगर कोई बैकडोर से इस तरह का प्रवचन चल रहा है तो बहुत लोकतंत्र के लिए गलत है, उससे गलत संकेत जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है कि जरा आप राजनीति से अपने आप को अलग रखना चाह रहे हैं? अगर आप बिग बॉस में जाने की बात करते हैं, दिल्ली में आप सक्रिय दिखाई नहीं देते। भाई आपकी गोष्ठी में और आपके जब लोगों को संबोधित करते थे तो लोग बड़ी बड़ी संख्या में जुटते हैं। आप अपने आप को अलग क्यों करना चाह रहे हैं? क्या मोहभंग होता दिख रहा है आम आदमी पार्टी से आपको? नहीं, ऐसा बिल्कुल है, बिल्कुल मोहभंग नहीं है। राजनीति युग धर्म है, राजनीति मेरा काम नहीं है अजय जी, मुझे सूट नहीं करता। आपने मुझे अमेठी में भी देखा है, मैं वहां इसलिए काम करता रहा 4 महीने, मुझे लगता था कि मैं इस डायनेस्टी रूल से इस गढ़ को मुक्त दिला पाऊंगा। कोई लड़ने को तैयार नहीं था, इसलिए मैं गया। मेरे लिए अब नहीं बना, मुझे कविताएं लिखनी, मुझे काम करना, लेकिन जब काम होगा, दिल्ली में अगर चुनाव होंगे, मुझे कहा जाएगा, तो मैं चाहता हूं कि एक ऐसी वॉइस के रूप में डेवलप होनी चाहिए आम आदमी पार्टी, और मैं स्वयं जो सत्य बोलते हो, जो सच बोलते हो, उसमें फार्स ना हो कि आपको सिर्फ विरोध करना है या आपको प्रशंसा करनी है। आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता एक हैं नोएडा में, उनके पति आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने अभी एक हत्या कर दी किसी गरीब की, और वो अपने फर्जीवाड़े करके चले गए। तो मुझे क्या करना चाहिए? उन्हें बचाना चाहिए। मैंने सबसे पहले ट्वीट करके कहा कि चंद्रमोहन जैसे दुष्ट आदमी को सार्वजनिक रूप से असम्मानित करना चाहिए।
इसका सार्वजनिक बहिष्कार होना चाहिए और इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान पुलिस को तय कराना चाहिए। तो आप सच बोलिए, इसमें झूठ क्या है? ये थोड़ी है कि कार्तिक के ऊपर आरोप लगाया और आपने पहले छुटते ही ये कह दिया ये विरोधियों का षड्यंत्र है। नहीं, आपको ये कहना चाहिए अगर वो लड़की ऐसा आरोप लगा रही है तो पुलिस इसकी जांच करे मजबूती के साथ, और अगर गलत पाया जाए तो ज्यादा बड़ी सजा का प्रावधान हो। यही सत्य की लड़ाई है और ये राजनीति में आएगी, मुझे लगता है धीमे धीमे। अच्छा कुमार जी, ये बताइए ऐसा क्यों है कि आम आदमी पार्टी से जुड़े बहुत सारे लोग पार्टी से नाराज और रुष्ट होकर निकल गए? शाजिया इल्मी शुरू से अपने आप को इस पार्टी से जोड़ने की कोशिश करती रही, जुड़ी और उसके बाद आज इस तरीके से निकलकर बाहर खड़ी हो गई हैं। शांति भूषण जी का भी सहयोग रहा लेकिन वो भी निकल गई, किरण बेदी जी निकल गई। मैंने आप देखते जाइए एक के बाद एक ऐसी श्रृंखला इतनी बनी हुई है। आप भी ऐसा लगता है, मतलब प्रतीत होता है, इसलिए मैंने यह सवाल आपसे भी पूछा कि कहीं ना कहीं शायद आप पार्टी से खुश नहीं है। मुझे याद है जब दिल्ली में सरकार बना ली थी आम आदमी पार्टी ने, तो जहां मैं रहता हूं वहां मेरे घर में बाहर की तरफ करीब 20-30 कुर्सियां प्लास्टिक की रखी हुई हैं, लेकिन हमको 100 कुर्सियां और मंगानी पड़ गई थी, क्योंकि सुबह होते ही वहां 200-300 लोग आ जाते थे और सब कहते थे हम आम आदमी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, हम बिल्कुल साथी हैं, हम देश बदलने के लिए आए हैं। मुझे पता था ये सरकार का चमत्कार है। अभी कांग्रेस के साथ जिस तरह से लोग टूटे, 10 साल तक धर्मनिरपेक्ष रहे रामविलास पासवान अचानक सांप्रदायिक हो गए। पहले कहते रहे सांप्रदायिक ताकतें हैं, सांप्रदायिक ताकतें हैं। अभी हरियाणा में आप देखिएगा, जो 20-20, 30-30 साल इन्हीं कांग्रेसियों के साथ बैठ के खाते रहे, वो यहां आ गए। जिस व्यक्ति पर किरीट सोमैया ने रक्षा सौदों में दलाली का आरोप लगाया, वही आपने रक्षा राज्य मंत्री बना दिए। 1 महीना पहले उनका टिकट बदल के वो कांग्रेस से भाजपा में आ गए। जो जगदंबिका पाल आपके चैनल, हर चैनल पर घोर गालियां बकते रहे, नरेंद्र मोदी को सांप्रदायिक कहते रहे, हत्याओं का जिम्मेदार बताते रहे, आज वो उधर आकर बैठ गए। तो इस तरह की राजनीति क्या है? इसलिए अगर आते जाते लोग रहते हैं तो इस पर ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किस दिशा की तरफ हो। कितने लोग पीछे आ रहे हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि आप किस दिशा की तरफ हो। गांधी तो अकेले चले थे दांडी में नमक बनाने के लिए, पीछे जनता आती चली गई। आप अगर रास्ता भटक जाएंगे तो फिर आप खुद के अपराधी हैं, और अगर सही रास्ते पे हैं तो आप अकेले भी चल रहे हैं, आप ठीक हैं। और यही गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर भी हमें सिखा गए हैं। अच्छा, मैं आपसे चाहूंगा इससे पहले कि हम एक और दूसरे मुद्दे पर चर्चा करें, क्या आपको लगता है कि आज की मौजूदा स्थिति जो दिल्ली में है उस पर आपकी कोई कविता सटीक बैठती हो तो जरा हमारे दर्शकों को सुना दीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और चर्चा करते हैं। नहीं अजय जी, कि मैं सियासत पर कविताएं बहुत कम लिखता हूं, मोहब्बत पर कविता ज्यादा लिखता हूं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि दिल्ली को ऐसा बना दिया। हमारे यहाँ एक शेर है कि गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, इसको दानिश ने बहुत सोच के उलझाया है। तो दिल्ली की गुत्थी ऐसी सुलझ गई है कि पार्टियां बैकफुट पर हैं। भारतीय जनता पार्टी की समझ में नहीं आ रहा है, उनको लग रहा है कि लड़ गए और हार गए तो सारा फिर हैंगओवर उतर जाएगा, और अगर बना लें सरकार तो फिर ये बात जाएगी जोड़ तोड़ से क्यों बना ली। तो इसलिए वो संशय में, और संशय में नहीं होता तो खुल के कहते कि नहीं हम चुनाव लड़ेंगे, या ये कहते हैं हम सरकार बनाएंगे चाहे कैसे ही बने। तो दिल्ली अभी उलझी हुई गुत्थी है, और मुझे लगता है कि दिल्ली में ऐसा कोई काम पार्टी नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी जिससे देश में संकेत जाए कि वो लोकतंत्र की मूल आत्मा के विरोध में। चलिए, इससे पहले कि और आगे चर्चा करें, नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से सुर्खियों में हैं, चाहे उनका पहनावा हो, लोगों के बीच में जाकर मिलना हो, बांसुरी बजाना हो, नगाड़ा बजाना हो, कोई कविता ऐसी आपको लगती है जो नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व या फिर उनके बारे में उसका बखान कर सके? क्योंकि वो बड़ा मजा होगा, रोचक होगा। नहीं, मैंने कभी व्यक्तियों पे कविताएं लिखी नहीं है, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि भारत विश्व रंगमंच पर अगर एक्ट करता हुआ दिखाई देता है तो ये हर भारतीय के लिए शुभ सूचना है। मैं फिर दोहरा रहा हूं अजय जी, नरेंद्र मोदी हो, मनमोहन सिंह हो, राजीव गांधी जी के कंधे पर सिंगली सैनिक ने बट मारा था। आपको याद है, राष्ट्रपति उनको लेने के लिए गए थे प्रोटोकॉल तोड़ के जब वो आए थे लौटकर, जबकि प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति कभी प्रधानमंत्री को लेने नहीं जाता, क्योंकि वो कंधा राजीव गांधी का नहीं था कांग्रेस के नेता का, वो देश के प्रधानमंत्री का कंधा था। तो जापान के रंगमंच पर जिस समय प्रधानमंत्री हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी नहीं है, वो मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं। उनका एक्ट मेरे देश को रिफ्लेक्ट करता है। तो ऐसे में एक आश्वस्तकारी बात है कि चीन के बाजारवाद का जो दबाव है उसकी टक्कर में अगर हम जापान के साथ हाथ मिलाते हैं तो ये बहुत शुभ संकेत है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्योटो और बनारस को तो मिलाइए प्रभु, अच्छी बात है, लेकिन ये जो बनारस के आसपास आजमगढ़ में, मिर्जापुर में, गोरखपुर में हिंदू और मुसलमान को अलग कराने की राजनीति आपकी पार्टी के लोग कर रहे हैं, जरा इन्हें भी एड्रेस कर दीजिए। जरा इन्हें भी कहिए कि मैं समावेशी विकास चाहता हूं भैया, सबको लेके चलना है, तोड़ना किसी को नहीं है, सबको ले। तो ये मुझे समझना पड़ेगा कि ये बेसिकली हो क्या रहा है। एक तरफ समावेशी विकास चल रहा है और दूसरी तरफ नीचे नीचे पोलराइजेशन ऑफ वोट्स हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है। ये कुछ आयरनी है, इसे एड्रेस करना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी को। क्या आपको लगता है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी या फिर यूं कहें कि सरकार का दो चेहरा है, एक जो कि नरेंद्र मोदी है जो प्रधानमंत्री के तौर पर लोगों को मंत्रमुग्ध करते हुए, मोहित करते हुए दिखाई देते हैं, और दूसरा है अमित शाह जो कि लोगों को अपने हिसाब से बांटता या इस्तेमाल करता दिखाई देता है? देखिए, कई बार क्या होता है कि कई बार तो आपके पीछे आपके चाहने वाले चलते हैं, समर्थक चलते हैं, कई बार आप समर्थकों के हिसाब से खुद को बोल्ड आपको करना पड़ता है।
ये फेनेटिज्म अगर आपने बढ़ा लिया इस तरह से तो आपको अपनी नीतियां इनके अनुसार बदलनी पड़ जाएंगी। मैं आज सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे देखता हूं, पेड आईडी से लोग बैठे हुए हैं, घृणा से बजबजाते हुए बदबूदार मस्तिष्क बैठे हुए हैं। ये क्या लव जिहाद है? इन सारे बड़े राजनेताओं के परिवार उठा के देख लिए, सबने लव जिहाद कर रखा है, सबने हिंदू मुसलमानों में शादी कर रखी है, बहुत अच्छी है। शाहरुख खान की फिल्में सब देखते हैं, सुनील दत्त जी और नरगिस जी पर सब मोहित थे, मधुबाला जी को सब देखते रहे हैं, दिलीप कुमार मुसलमान थे, मधुबाला मुसलमान थी, नौशाद मुसलमान थे, के आसिफ मुसलमान थे, और मुगल आजम में मोहे पनगट पे नंदलाल छेड़ गए और हो रहा है। हिंदुओं के सारे भजन मोहम्मद रफी के गाए हुए हैं। ये हमारी गंगा जमनी तहजीब है, इसको मत तोड़िएगा कि जहां इतने प्रतिशत मुसलमान होते हैं वहां दंगा इतने प्रतिशत होता है। ये सब क्या बात चल रही है? ये तो पहले भी झुलसा के देख चुके हो ना, श्रीलंका को देख चुके हो, वो जलता रहा 20 साल, फिर क्या हो गया? पंजाब 10-15 साल जलता रहा, उतार उतार के लोग गोली मारे जाते रहे। अब क्या हो गया पंजाब में? अब सब ठीक चल रहा है, सब आनंद के साथ है। मैं भी जाता हूं, मत्था टेकता हूं। अभी मैं गया था दरबार साहब और आराम से वहां भक्ति के साथ मैंने आराम से बैठ के अपना भजन किया। तो ये सब इस मौके के लिए नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं या तो नासमझी है या एक योजना है कि इधर ये विकास का मॉडल चलता रहे और इधर ये पोलराइजेशन चलता रहे, ताकि देश की सारी सरकारें हमारे पास आ जाएं। सरकार तो आपके पास आ जाएंगी सरकार, लेकिन जैसे पहले कोठारी बंधु मारे गए थे और बहुत सारे लड़के कुर्बान हुए थे आपके आंदोलन में, अगर ऐसे 1000-2000 लोगों की लाशों पर ये सरकारें आई तो इनका कोई मान्यता नहीं है। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे, जिस व्यक्ति को आप राष्ट्रीय बोझ कहकर संबोधित करते हैं, आजकल वो भी गायब हैं और शायद अब अपने कंस्टिट्यूएंसी वापस जाते भी नहीं होंगे, आप जा पा रहे हैं? राष्ट्रीय बोझ वो तो सदा से ऐसे रहते हैं, वो तो सदा से उनका क्या कहना है? ये देश में बौने कद का दौर है कि उन जैसे लोग भी कांग्रेस के लीडर हैं। मुझे खुशी है कि कांग्रेस में बहुत सारे लोग इस बात पर सवाल उठाने लगे हैं। मैं तो तब भी पहले ही कहता था कि देश स्पेन में होता है और वो स्पेन में होता है। अब उन्हें पता चल गया कि हार गए तो हनीमून पीरियड है। कांग्रेस में जिन लोगों ने भी 10 साल में पैसा कमाया, रसूख कमाया, उनके लिए हनीमून पीरियड है। अब वो अगले 5-7 साल जब तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार है तब तक वो अपने पैसे को एडजस्ट करेंगे, विदेशों में घूम के आएंगे, बच्चों की ग्रूमिंग करेंगे, अच्छी सी मसाज कराएंगे, मैनिक्योर पेडिक्योर कराएंगे और बीच बीच में कैमरे के आगे बैठ जाएंगे ये कहने के लिए बहुत खराब हो रहा है और हम इसका विरोध करते हैं। इस तरह की भाषा प्रवचन करेंगे। यही इस देश की राजनीति है। तो ये तो अमेठी के लोगों को समझना पड़ेगा। मुझे बहुत सहानुभूति है इस बात की और मुझे बड़ा प्रेम भी है उस जगह से, क्योंकि मैंने वहां 4 महीने बिताए हैं। और मैं वहां इसीलिए नहीं जाता हूं क्योंकि मैं ना हारा हूं ना जीता हूं। आई एम ए डिस्कार्डेड मैन। मैंने जैसे राजनीति करनी चाहिए थी वैसे की। मुझे आज भी याद है अमेठी में जब मैं चुनाव लड़ने गया था, मुझसे लोगों ने कहा कि यहाँ इतने लाख ब्राह्मण हैं, अगर आप पंडित कुमार विश्वास लिखवा दें दीवारों पर डॉक्टर की जगह तो आपको वोट मिल जाएगी। मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं लिखवाऊंगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा जीतकर संसद पहुंचा तो फिर मुझमें और समाजवादियों की राजनीति में अंतर क्या हो जाएगा? मुझमें और बसपाइयों की राजनीति में अंतर क्या हो जाएगा? तो मैं वहां डिस्कार्डेड व्यक्ति हूं, अस्वीकृत व्यक्ति हूं। इसलिए मैं वहां नहीं जाता हूं कि वहां के लोगों ने कहा हमारे लिए पहली चॉइस राहुल गांधी है जो यहां कभी आते नहीं है, दूसरी चॉइस स्मृति ईरानी है जो 20 दिन पहले यहां आई है राज्यसभा में होती हुई, और आप हमारी चॉइस नहीं हो। तो मैंने इस लोकतांत्रिक निर्णय को स्वीकार किया और मैंने कहा ठीक है, मैंने पूरी आत्मा के साथ लड़ा, इसमें मैं क्यों शर्मिंदा हूं? इसमें बाकी दुनिया शर्मिंदा हो, मेरे लिए क्या समस्या है? बिल्कुल। एक आखिरी सवाल इससे पहले कि हम इस इंटरव्यू को बंद करें, राष्ट्रीय बोझ साहब और आप अपने सामने आज अगर हो तो 2 शब्द आप क्या कहेंगे उनको? मैं उनसे वही कहूंगा जो मैं पहले से कहता रहा हूं कि उतरकर कसरे आली से हमारे रूबरू आओ, बुलंदी से हमारे कद का अंदाजा नहीं होगा। हम जहां तक पहुंचे अपने पिता के नाम की वजह से नहीं पहुंचे, उनके संस्कार उनकी शिक्षा की वजह से तो हैं, लेकिन उनके नाम का पट्टा हमारे गले में नहीं है। और राहुल गांधी जी के जीवन में अगर कुछ भी है तो वो गांधी है जो उनके पीछे लगा हुआ है। वो सिर्फ राहुल हो तो उनके लिए बहुत छोटी सी एक नौकरी भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि लोकतांत्रिक देश में देश की सबसे पुरानी पार्टी आज भी उन्हें अपना लीडर मानती है। मैंने वंशवाद के इस किले में जाकर पहली दुबदुबी बजाई है। मुझे उम्मीद है कि आगे भी यह नगाड़ा बजता रहेगा और देश में जहां जहां वंशवाद के ऐसे किले हैं वो टूटते रहेंगे और आम आदमी का वर्चस्व होगा। कुमार विश्वास जी, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन से बात करने के लिए और हमारी शुभकामनाएं। अगर आप बिग बॉस में जाते हैं तो वहां हम आपको बदस्तूर लगातार देखते रहेंगे। बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कुमार विश्वास पूरे विश्वास के साथ, और उनका ये कहना है कि भाई चाहे कुछ भी पैसा हो दे दो, बिग बॉस में जाऊंगा। और अमेठी की जनता से बड़े नाराज हैं, बहुत क्षुब्ध भी हैं, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि तिरस्कृत हैं। आगे और भी खबरें हैं, देखते रहिए न्यूज नेशन।